Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Vanakkam, Kem Cho. Welcome back to my the YouTube channel, The Insight Generator. Power up your data insights. So I am again back with the another videos. As I promised you in my last videos, I will soon come up with the another one where I will walk you through the different roles and responsibilities in an analytics domain basically. And finally, the video I am just bringing you for you guys. Right. So before that, definitely I would request you all to please like, share, subscribe, and just hit the bell icon so that if I upload another videos, you won't miss any updates. सो जनरली मुझे लिंक्डइन पे कुछ जो स्पेशली जो नए लर्निंग एस्पिरेंट्स थे बेसिकली और मुझे इंस्टाग्राम्स पे भी हैं जो लर्निंग एंथुजियास्ट हैं जो डेटा एंथुजियास्ट हैं उनकी क्वेरीज आती हैं कि बेसिकली सर आप क्लियर करोगे क्या कि ये जो बिजनेस एनालिस्ट के रोल होते हैं डेटा एनालिस्ट के रोल होते हैं क्या बहुत सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एक्चुअली आई वाज हैविंग द सेम कंफ्यूजन्स एंड आई वाज क्वाइट पजल्ड लाइक सच में ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं क्या कॉमन टूल यूज़ होता है डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं सो इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आज आया हूँ सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 10 minutes by the end of the session you won't have any confusions about this roles and responsibilities so let's just get started guys so I'm just moving on to my the first slides where I will basically discuss these four major role of business analyst, data scientist, and data admin or other administrator. And collectively, I have also mentioned the tools and the technologies what are they just going to use for these various roles and responsibilities, right? So you can see over here like what are the BI tools available, what are the SQLs, Excels, Python, ML using Python, statistics, and the same as VSU, right? So now I'm just moving on to my next slides here. So I will discuss one by roles and responsibilities basically. So the first one is this business analyst and what is the roles and what is the responsibility and what are the tools which is required to become a business analyst, right? सो एक बिजनेस एनालिस्ट का जो भी रोल होता है ना मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ जो बिजनेस की बेसिकली नीड होती है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस होता है ना इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है और ये स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं कि मैंने अपने ना लास्ट वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी जैसे कि कैसे एनालिटिक्स इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं फास्ट रेट से कैसे वो अपना ह्यूज वैल्यूएशंस बना रही हैं वेदर एआई इज बुन और बेन वेदर हाउ इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स और फॉर एनी डेटा एनालिस्ट सो बहुत सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए थे अपने लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने स्टेक होल्डर्स के बारे में भी बताया था कि इफेक्टिव स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए राइट सो जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं और इसलिए क्लोजली काम करते हैं ताकि उनके नीड को उनके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ सके और उनके रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट कर सके इट मीन्स उनको कन्वर्ट कर सके एक एक्शनेबल और फंक्शनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में फॉर द डेवलपमेंट टीम क्योंकि डेवलपमेंट टीम को सेम इन्फॉर्मेशन कन्वे करना होता है कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना होता है तब जाके वो उस हिसाब से डेवलप करते हैं चीज़ों को ठीक है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं सो बेसिकली जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को समझ को उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करता है एनालाइज करता है मॉडल करता है और एज यू नो अगेन ही कनेक्ट्स बैक विद द स्टेक होल्डर्स टू प्रायोरिटाइज द फीचर्स बेसिकली क्या क्या फीचर्स चाहिए उनको राइट टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में भी असिस्ट करता है बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट को बेसिकली ट्रैक करता है और ये चीज़ इस बात के लिए इंश्योर करता है कि जो भी डिलीवरेबल्स मीट्स हैं वो बिजनेस गोल्स को मीट करते हैं या नहीं करते हैं राइट सो टूल्स की बात करें अगर तो बेसिकली एक्सेल है एक्सेल तो एक एवरग्रीन टूल होता है गाइज एंड आई थिंक एवरीबडी शुड एटलीस्ट शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल राइट सो इट्स एवरग्रीन टूल माइक्रोसॉफ्ट विजो की मैं बात करूँ सो आई वॉन्ट डीप डाइव इन टू द माइक्रोसॉफ्ट विजो बेसिकली बट जस्ट टू ब्रीफ यू गाइस माइक्रोसॉफ्ट विजो जो होता है एक वेक्टर ग्राफिक एप्लीकेशन होता है एंड जस्ट बेसिकली अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शूट होता है इसका यूज हम लोग एक डायग्राम्स फ्लो चार्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स नेटवर्क डायग्राम्स एंड द प्रोसेस मैप क्रिएट करने के लिए बेसिकली करते हैं ये जीरा एंड टेरेलो क्या होता है ना मैं बता देता हूँ जीरा एंड ट्रेलो क्या होता है ये दोनों एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं बट दोनों के फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो जीरा होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है और जो ट्रेलो होता है ना वो हमारा विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है और मैंने अपने लास्ट वीडियोस में डेटा विजुअलाइजेशन टूल बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं जिसमें कि पावर बीआई टैबलो क्लिक है जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग है आई प्रेफर यूजिंग पावर बीआई बेसिकली इट्स माय पर्सनल चॉइस everything is over to you guys which tool which tool you are basically compatible with you can completely use that right so moving on to my the next slides here the next role is basically data analyst so data analyst का क्या roles होता है क्या responsibilities होता है मैं आपको basically बता दूं
रियल इंडस्ट्रीज में अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास जो भी डेटा आता है काम करने के लिए ना, वो बहुत क्लीन इनफ होता है, तो इट्स अ मिथ। रियल वर्ल्ड्स में डेटा बहुत पथेटिक होते हैं, डेटा में बहुत सारे मिसिंग डेटाज होते हैं, वेल फॉर्मेटेड नहीं होते हैं, बहुत बिल्कुल ही रैंडम एंड रैंडम वे में इसमें डेटा बहुत ही वो रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। तो आपको बेसिकली डेटा एनालिस्ट ना एंड टू एंड प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, राइट फ्रॉम गैदरिंग द इंफॉर्मेशंस भी उनको करना होता है, राइट, उनको डेटा क्लीनिंग भी करनी होती है, उनको डेटा से अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट भी करना होता है, एंड देन बेसिकली दे स्टार्ट यूजिंग दिस डेटा फॉर देयर फ्यूचर पर्पस। अब वो करते क्या है बेसिकली, इस क्लीन डेटा डेटा क्लीनिंग के बाद वो एडीए टास्क परफॉर्म करते हैं। बेसिकली एडीए स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस। ये एडीए टास्क परफॉर्मेंस के बाद से वो जो भी नए पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स है ना, उसको एनालाइज करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इस एडीए परफॉर्मेंस में दे बेसिकली यूज देयर स्टैटिस्टिकल स्किल्स, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि व्हाट आर द प्री requisite skills that you basically require to become this analyst, right? So and statistical skill का use करके ना वो लोग they basically identify the relations and the correlations between the features. Just to give you one examples, like we have age and we have the health status. जैसे जैसे हेल्थ हमारा जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा हेल्थ का कंडीशन थोड़ा पुअर होता जाता है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स, बट जस्ट टू ब्रीफ यू, इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशंस होता है। तो बेसिकली ये रिलेशंस भी फाइंड आउट करते हैं, तो ये डेटा एनालिस्ट का बेसिकली ये रोल होता है, राइट। इसमें अगर मैं टूल्स की बात करूँ, क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, तो एक्सेल है। एक्सेल तो हर जगह यूज़ होता है। ये लोग सीक्वल भी यूज़ करते हैं फॉर द डेटा एक्सट्रैक्शंस, जस्ट टू कलेक्ट द डेटा। एंड डेटा बहुत ही वेरियस सोर्सेज से भी ये लोग कनेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सीक्वल से ही करें। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो पाइथन और आर दोनों लैंग्वेज के साथ आप कंपैटिबल हो सकते हो, बट पाइथन बहुत ट्रेंडिंग में है और इनके सिंटेक्स काफ़ी इजी होते हैं, रिडेबल, काफ़ी रिडेबल होता है। और डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी ये लोग यूज़ करते हैं, सो बी आई एंड टैबल्यू क्लिक सेंस, सो everything is just quite similar with this business analyst, right? Now I'm just moving to the next one. So the next is the data scientist role and responsibilities. So एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स जो होते हैं ना डेटा एनालिस्ट की और डेटा साइंटिस्ट की, वो कॉमन होते हैं। डेटा एनालिस्ट के सारे परफॉर्मेंस एक डेटा साइंटिस्ट कर सकता है जो एक डेटा एनालिस्ट करता है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट डेटा साइंटिस्ट कुछ एडिशनल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये लोग कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की टेक्निक्स यूज करके ना एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग्स बनाते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग्स बेसिकली क्या होता है, जस्ट टू ब्रीफ यू अबाउट दैट, बेसिकली ये लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन वो प्रेडिक्शंस ऐसे नहीं होता है। हमारे पास कुछ पास्ट डेटा होना चाहिए, पास्ट डेटा के बेसिस पे वो लोग एनालाइज करते हैं एंड देन फ्यूचर की चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं। इट मीन्स बेसिकली दे आर जस्ट गोइंग टू प्रेडिक्ट, एंड हाउ गुड योर मॉडल इज ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू ट्रेन योर मशीन। बेसिकली जितना अच्छा अपने मशीन को ट्रेन करोगे उतना अच्छा मशीन प्रेडिक्ट करके देगा। लाइक सपोज वी हैव द बैड डेप्टर्स, सो हाउ लाइक सही हाउ मेनी कस्टमर्स आर लाइकली टू बी अ बैड डेप्टर्स, डिफॉल्टर्स कौन कौन कस्टमर्स हो सकते हैं, तो उनके उनके ही डेटा को, पास्ट डेटा को एनालाइज करके ये लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं, राइट। डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली यही काम होता है, राइट। ये लोग थ्रू द एनालिसिस बिजनेस के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये लोग भी क्लीनिंग ऑपरेशंस एंड डेटा प्रिपरेशंस करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा होते हैं ना, वो सारे डेटा पे काम नहीं होता है। उसमें से हम सिर्फ उसी डेटा पे काम करते हैं, उसी फीचर्स पे काम करते हैं जो हमारे लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट राइट। तो ये डेटा साइंटिस्ट ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा फीचर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सा नहीं है। सो फीचर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इनटू दिस वन। एमएल टेक्निक्स होती हैं टू क्रिएट द प्रेडिक्टिव मॉडल्स, और फाइनली जो भी आउटकम्स होता है वो अपने स्टेक होल्डर्स को या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कॉन्वे करते हैं, राइट। अगर मैं इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करूँ तो पाइथन डेफिनेटली यूज़ होता है, डेटा एनालिस्ट भी पाइथन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और आर भी यूज़ कर सकते हो। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो आपको सीखने के लिए ज़रूरत है, जैसे कि रेगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, नमपाई है, पांडास है, साइकिट लर्न है, टेंसर फ्लो है। एंड विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही कुछ डायनामिक एंड एलिगेंट टूल्स हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं पाइथन में, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबोन लाइब्रेरीज है। अगर डेटा बहुत बड़ा हुआ, लाइक इट्स बिग डेटा प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए टूल होता है हडूप और स्पार्क, सो इधर ऑफ द टूल यू कैन यूज, इट्स completely over to you. Now I'm just moving on to the next. So the next one is data admin. So please pay your attention here, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट होता है। यू कैन नॉट इमेजिन कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या डेटाबेस इंजीनियर के ऊपर। सिंपली देखो, एक डेटाबेस एडमिन का रोल क्या होता है ना, कि वो एक डेटाबेस की उसकी सिक्योरिटी,
उसकी इंटेग्रिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, इस सबको मेंटेन करके रखता है। कहने में बहुत आसान है लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इनका बेसिकली काम जो होता है ना, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे उसको करना होता है, ठीक है ना। डेटाबेस का परफॉर्मेंस एंड उसको ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम करता है। बेसिकली डेटा एडमिन जो है, डेटाबेस का बैकअप बनाना, ताकि फ्यूचर में अगर हमारा एक डेटाबेस क्रैश हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, तो उसका एक बैकअप भी बनाना होता है। सो रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू प्रिवेंट द डेटा लॉस बेसिकली। उनकी सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा, राइट। ट्रबल शूट द डेटा बेस इशू एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसके लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता हूँ। सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और क्वेरी करता है, राइट। तो डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा माई सीक्वल है, ओरेकल है, सीक्वल सर्वर्स है, पोस्टग्रे सीक्वल है, SQLite है बेसिकली। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी होती है। क्या क्या अगर अगर ये डेटा एडमिन फेल होते हैं ना, तो इसका रॉपोकेशंस कौन कौन झेल सकता है और कितना बड़ा हमें पे बैक करना होता है ना। आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली। ले से फॉर एग्जांपल कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक डेटाबेस क्रैश हो जाता है या डेटाबेस हमारा हैक हो जाता है, क्योंकि अगर डेटाबेस इंजीनियर इसको सिक्योर नहीं कर पाते हैं, इसकी इंटेग्रिटी और इसकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाते हैं, तो क्या क्या हमें लॉस हो सकता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गाइस डेटा ब्रीचेस होता है। सो डेटा ब्रीच बेसिकली एक इंसिडेंट्स होता है जिसमें कि बेसिकली एक साइबर, इट्स अ काइंड ऑफ साइबर अटैक, जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ अनऑथराइज इंडिविजुअल्स होते हैं वो हैकिंग करने की कोशिश करते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिकली साइबर अटैकर्स। डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जो भी डेटा उनके उनको मिलता है ना, वो किसी साइबर फोरम को सेल कर देते हैं, राइट। उसके लिए उनको बहुत पैसा मिलता है। But this is completely illegal in India, right? Anywhere this is hacking is a illegal activities, right? So according to a report by IBM title, एक cost of data breaches in 2022. So आप मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि the cost incurred by an organizations due to the data breaches is approximately 4.35 million dollars. आप समझ सकते हो 4.35 million dollars एक कंपनी को पे करना पड़ा था बेसिकली अपने डेटा को वापस रिस्टोर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए। तो हैकर्स ने इनके डेटाबेस को हैक कर लिया था। और इन्होंने एक चीज़ और इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक दे हैव बेसिकली स्टेटेड दैट हर कंपनी एटलीस्ट एक बार से ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है डेटा ब्रीच का एक्टिविटीज़ होता ही होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, इट वाज 2021 एयर इंडिया डेटा ब्रीचेस हुआ था, जहां पे ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन एयर इंडिया कस्टमर्स के डेटा जो थे वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। जहाँ पे जिसमें कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड के भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, व्हेन यू जस्ट गो ऑन ऑनलाइन पोर्टल्स एंड बेसिकली यू स्टार्ट डूइंग शॉपिंग्स एंड ऑल एंड बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स ना, तो क्रेडिट कार्ड्स के जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, वो उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो डेटाबेस हैक होता है ना, तो उसके साथ साथ आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ चली जाती है। फिर वो कुछ भी कर सकते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सोचो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सो बेसिकली एयर इंडिया ने ये चीज़ क्लेम किया हुआ था कि क्रेडिट कार्ड का डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, बट स्टिल दे सेंड इंडिविजुअल मेल्स टू द एवरी कस्टमर्स के देयर डेटा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। गाइस इससे एक जो ट्रस्ट होता है ना किसी भी कंपनी के साथ, वो ब्रेक हो जाता है, जिसको वापस रिस्टोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। सो डेटा बेस की इंटेग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, उसके कितने बैकअप्स होते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल्स बताता हूँ। एक कैट डेटा ब्रीचेस हुआ था। बेसिकली कैट ना एक कॉमन एडमिशन टेस्ट है जो एक आईएम बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करती है, आईएम के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है बेसिकली। उसमें 1,90,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनका बेसिकली डेटा जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। उनके जितने भी मार्क्स थे, एग्जाम्स के मार्क्स थे, वो हैकर्स ने हैक कर लिया था और एक क्राइम फोरम को सेल कर दिया था, राइट। सो इससे कितने बड़े लॉस हो सकते हैं आप यू कैन इमेजिन, राइट। डोमिनोज डेटा ब्रीचेस भी हुआ था गाइज, इट वाज 2021। सो द इंडियन आर्म ऑफ डोमिनोज पिज्जा, इंडियन आर्म ऑफ डोमिनोज पिज्जा इन द सेंस कि इंडिया में एक जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड करके एक कंपनीज है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनीज है, जिसके पास एक मास्टर फ्रेंचाइजीज है फॉर द डोमिनोज, जो कि अपना बिजनेस एक्सपेंशन करती है नेपाल, बांग्लादेश और भी बहुत सारे पड़ोसी देशों के साथ। डोमिनोज का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जहां पे बेसिकली 13 टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड the 18 million orders reflecting the customers names, address,
delivery locations, and the phone numbers, along with the credit card informations of 1 million individuals from the database of Domino's India's, and everything was compromised. Now you can imagine that बेसिकली आप कुछ भी आप ऑर्डर करते हो तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो या डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो, तो वो क्रेडेंशियल्स तो उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। इन केस अगर वो डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसके साथ साथ आपके ये सारे डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। फिर वो कैसे यूज़ करेगा आपके डेटा को, आपके सीवीवी नंबर को, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर को। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होता है गाइस अगर डेटाबेस की सिक्योरिटी फेल होती है तो। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि एक डेटाबेस की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी हो सकती है, राइट? So I think I am just good enough, guys. So thank you so much for just watching my videos and supporting me and just giving me a lot of loves. I'll again request you guys to please like, share, subscribe, and just hit the bell icons, right? I will soon come again with another videos, and please guys, please subscribe my channel. I request you. It's my humble request to every one of you on these YouTube channels. Thank you so much.